गाइस, हम लोगों ने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के क्लास में बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया था कि हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म के बीच में ये सर्कुलर फ्लो होते रहते थे। ये क्या होता था, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फर्म को देती थी, उसके बदले में ये क्या फैक्टर पेमेंट करती थी। क्लियर है? तो ये सर्कुलेशन हमेशा होता है किसी भी देश के नेशनल इनकम के फाइंड आउट करने में। क्लियर है? नेशनल इनकम मतलब किसी भी देश का आउटपुट। अब ये आउटपुट को प्रोडक्शन करने के लिए भी तो एक सर्कल चलते रहता है। सबसे पहला सर्कल क्या होता है? ये सर्कल होता है इस तरीके से, ये प्रोडक्शन, फिर इनकम, फिर एक्सपेंडिचर, फिर प्रोडक्शन। ये सर्कल चलते रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। बस यही तो है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। समझना ध्यान से। तो यहां से हमें यह पता चल गया कि ये जो नेशनल इनकम है, ये इसके तीन मेथड्स होते हैं। तीन मेथड्स क्या क्या होते हैं सर? ये जो मेथड्स है तीन होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है प्रोडक्ट मेथड। ये प्रोडक्ट को हम लोग दूसरे वे में बोलते हैं वैल्यू एडिड मेथड। नंबर सेकंड क्या है? इनकम मेथड। इनकम मेथड का दूसरा नाम क्या है? इनकम मेथड का दूसरा नाम है फैक्टर पेमेंट मेथड। और एक नाम है डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड। ये तीन एक के ही नाम है। क्लियर? और जो लास्ट मेथड है वो क्या है? एक्सपेंडिचर मेथड। तो हमने ये समझ लिया कि मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम के तीन मेथड होते हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं इनकम मेथड और फैक्टर पेमेंट मेथड। क्लियर है? तो इनकम मेथड में क्या होता है सर, बता दीजिए। देखो, इनकम मेथड में याद रखना, जब भी नेशनल इनकम की बात हो ना, तो ये तो एकदम सबसे पहले दिखेगा आउटपुट। अब आउटपुट कैसे होगा? ऐसे तो हो नहीं सकता। आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं सर? लास्ट क्लास में आपने बता दिया था। आउटपुट के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या लगेंगे? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगेंगे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। याद रखना, हर एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए फैक्टर्स तो लगते हैं। तो उसके बदले में जो क्लेम किया जाता है कि भाई हमने इतने सारे फैक्टर्स दिए हैं, तो उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? तो भाई फर्म बोलता है मिलेगा ना, जरूर मिलेगा, इसकी पेमेंट की जाएगी तुमको। तो याद रखना, किसी के लिए खर्च है, फर्म के लिए अगर खर्च है तो किसी के लिए इनकम है, जिन्होंने अपना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया। एम आई क्लियर? तो बस, तो किसी के लिए इनकम है तो वही तो है इनकम मेथड। इसी को तो बोलते हैं इनकम मेथड। तो क्या है? नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर का जो इनकम होगा अर्न बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर बाय वर्किंग बोथ विद इन और आउटसाइड द कंट्री। जब भी नेशनल की बात कही जाए, डोमेस्टिक कंट्री के साथ साथ, मतलब अपना देसी कंट्री के साथ साथ जो हमारे मूल के जो है बाहर में जो काम कर रहे हैं वो भी जुड़ जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम। एम आई क्लियर? अब देखो, इसको कैलकुलेट करने के लिए मात्र 3 स्टेप है। बस तुम्हारा 6 नंबर डन पक्का। देखो क्या स्टेप है। सबसे पहला, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइज। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन सा इंटरप्राइज जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। नंबर 2, क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम। कहां कहां से वो जो फैक्टर इनकम है वो क्लासिफाई, यहां पे मैं अभी बताऊंगा। और नंबर 3, एडिंग एनएफआई, लास्ट में एनएफआई जोड़ दो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसकी, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइज। ये क्या है सर? आइडेंटिफिकेशन करना है। तो मुझे ये पता है, तुम लोग बहुत अच्छे से पहले क्लास में पढ़ चुके हो। प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइज कितने टाइप के होते हैं सर? 3 टाइप के। सबसे पहला होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी सेक्टर इन्वॉल्व किससे करता है सर? एग्रीकल्चर सेक्टर से। और जो प्राइमरी सेक्टर्स है वही है सेकेंडरी, टर्शियरी। सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग और टर्शियरी हेल्पिंग हैंड्स। क्लियर है? तो ये जो है प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइज है। अब नेक्स्ट क्या करोगे? क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम को क्लासिफाई करो। ठीक है, करते हैं। लैंड के बदले हमेशा 2 चीज मिलता है, ये 2, लैंड के बदले रेंट और रॉयल्टी। तुम लोग बोले कि सर अगर हम अपने जगह में ही बिजनेस करें और वहीं पे प्रोडक्शन करें तो तब तो रेंट बच जाएगा। बट नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं होता।
रेंट तो तुम्हें पे करने पड़ते हैं, चाहे तुम किसी को दो पेमेंट इन हैंड या ना दो, बट उसको हम लोग क्या, जब तुम्हारा खुद का प्रॉपर्टी में तुम प्रोड्यूस करोगे तो वो इंप्यूटेड रेंट कहलाता है। क्लियर है? फैक्टर तुमको तो पेमेंट करना ही पड़ेगा, जहां फैक्टर्स तुम यूज करोगे तुमको उसका पेमेंट करना पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट क्लियर है? लेबर के बदले क्या मिलता है सर? लेबर के बदले आप लोग बोलते हैं वेजेस एंड सैलरी, बट क्योंकि तुम लोग नेशनल इनकम कंप्यूट कर रहे हो तो इसमें हम लोग बोलेंगे कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कैपिटल के बदले क्या मिलता है? इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योरशिप के बदले क्या मिलता है सर? नेट प्रॉफिट। बस ये है फैक्टर पेमेंट। फैक्टर प्रोडक्शन के बदले क्या मिलने वाला, क्लेम किया जाने वाला फैक्टर पेमेंट। क्लियर है? चलो ये हो गया। लास्ट में एनएफआईए जोड़ देते हैं। अब देखो पूरी ये जो है जल्दी से लिख लो। ये हमेशा तुम लोग देखे होंगे, बट याद रखना, इसको मैं याद करने का तरीका तुम लोगों को बता दे रहा हूं। एनडीपीएफसी क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हमेशा जब भी डोमेस्टिक की बात करोगे ना तो हमेशा ये एनडीपीएफसी लिख रहेगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसका फॉर्मूला क्या है? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ये सब जानते हैं, तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। तो सर आप कुछ यूनिक तो बताइए। बता देते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या था ये बताओ सर। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। इसके फैक्टर पेमेंट्स क्या क्या थे? यही थे। इसके बदले बस यही तो है। देख लो कहीं ना कहीं यही तो है। क्या है? ये चार चीज जो मिल रहा है ना, देखो ये रेंट, ये जो चार चीज मिल रहे हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग इस टर्म में बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्लियर है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज देखो ये एज इट इज, ऐसे का ऐसे ही है, ठीक है। और लास्ट में ये जो बचा ये मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्या है? अदर देन दैट इनकम, मतलब जो लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज के अलावे जो भी अदर कहीं से इनकम होता है उसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड भी बोल सकते हैं, मिक्स्ड इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड। क्लियर है? अब क्वेश्चन क्या होता है, तुम लोगों को क्वेश्चन इतना सीधा तो देगा नहीं, इसको ब्रेक कर देगा। क्या है? एक तो ब्रेकअप वैल्यू मैंने ये बताया कि ऑपरेटिंग सरप्लस को इस तरीके से दे सकते हैं या डायरेक्ट ऑपरेटिंग सरप्लस, कुछ भी। लेकिन सर कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को कैसे समझेंगे? समझना ध्यान से मेरी बात। ये जो एनडीपीएफसी में कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है, ये चार ब्रेकअप में बढ़ती है। सबसे पहला वेजेस एंड सैलरी। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब क्या है? जो वर्कर है, वर्कर को कंपेंसेट किया जाएगा उसके बदले, उसके काम के बदले। क्लियर है? तो उसको क्या मिलेगा? वेजेस एंड सैलरी इन कैश, सब जानते हैं। इन काइंड बहुत कम, रेयर देखने को मिलता है, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, इसका मतलब क्या होता है? मान लो तुम्हारा सैलरी है 20,000, बट क्या तुम्हारा इंप्लॉयर तुमको 20,000 देता है? नहीं, वो कुछ तुम्हारे सैलरी का पोर्शन अलग करके रख देता है, वो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट के लिए। तो अल्टीमेट तुमने कमाया कितना? भले तुम्हारे हाथ में वो 17,000 दिया, 3,000 वो सोशल सिक्योरिटी के लिए, बट तुम्हारा इनकम कितना है? वो 20,000 ही है। तो इसलिए ये भी इंक्लूड किया जाता है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में। और पेंशन ऑन रिटायर ये भी एक अलग बेनिफिट है, तो इसके लिए भी तुम्हारा पैसा रखा जाता है। ठीक है? तो ये सब होते हैं कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये सारे रहते हैं। क्लियर है? प्रॉफिट भी खुद में डिवाइड होता है। क्या होता है? कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। समझा देता हूं क्या प्रॉफिट कौन कमाता है? सर एंटरप्रेन्योरशिप, बड़ा बिजनेसमैन। तो बड़े बिजनेसमैन में जो कमाते हैं वो क्या होते हैं? उनको बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ते हैं, ठीक है, उसके बाद डिविडेंड्स देने पड़ते हैं। ये सब तुम लोग बहुत अच्छे तरीके से जान रहे हो। तो सपोज मैं तुमको समझा देता हूं, मान लो तुम्हारा प्रॉफिट जो है वो है 1 लाख रुपया, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले तुमको कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ेगा। सपोज लेट इट बी, मान लो 50% कॉर्पोरेट टैक्स है, तो 1 लाख का 50% क्या होगा?
50% है 50,000, ये कॉर्पोरेट टैक्स तुमने दे दिया। क्लियर है? तो तुम्हारा बचा कितना? 50,000 बच गया। ठीक है, उसके बाद डिविडेंड। डिविडेंड किसको देना पड़ता है? जिससे तुम उधार लोगे। फॉर एग्जाम्पल शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर्स, उसको डिविडेंड देना पड़ता है। क्लियर है? ठीक है, तो उसको मान लो, लेट इट बी, डिविडेंड का तुम डिविडेंड दे रहे हो 10,000। ठीक है, डिविडेंड लेस डिविडेंड, तो तुम्हारे पास अब ये बचा कितना? 40,000। ये जो 40,000 बचा, ये 40,000 क्या होगा? ये 40,000 रिटेन अर्निंग, मतलब इसे ही तुम रख लिए। रिटेन अर्निंग का दूसरा नाम क्या होता है? कॉर्पोरेट सेविंग या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो इस तरीके से मान लो अब तुमको प्रॉफिट फाइंड आउट, क्योंकि तुमको यहां पे प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट डायरेक्टली ना भी दिया जा सकता है, तो तुम इस तरीके से फाइंड आउट करना। तुमको अगर मान लो इस तरीके से दिया हो, तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास रिटेन अर्निंग होगा 40,000, ऐड करना, रखना, उसके बाद जो जो चीज माइनस किए हो उसको ऐड करते जाना। ये अगर इससे ऐड करोगे इस तरीके से, तो तुम क्या अल्टीमेटली तुम प्रॉफिट में पहुंचोगे। तो मेरा मेन काम यही है, प्रॉफिट को लेकर के आना। तो इस तरीके से क्वेश्चंस थोड़े से पजली कर सकते हैं। गाइस, सारे कॉन्सेप्ट को तुम लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, ये सारे इंफॉर्मेशन है और हमें फाइंड आउट करना है ये 4 एलिमेंट: एनडीपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी, एनडीपी एट एमपी, एनएनपी एट एमपी। क्लियर है? सबसे पहले एनडीपी एंड एफसी फॉर्मूला हम लोगों को पता है, जल्दी से खोजो। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या क्या चीज है? यहाँ पे वेजेस एंड सैलरी। ऑपरेटिंग सरप्लस और कुछ है? नहीं है। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है? रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट्स। क्लियर है? कॉर्पोरेट टैक्स नहीं आएगा क्योंकि रेडीमेड प्रॉफिट दे दिया है, जब भी प्रॉफिट दिया रहे, और बाकी सारे आइटम को छोड़ दो प्रॉफिट से रिलेटेड। 520। क्लियर है? मिक्स्ड इनकम दिया हुआ है, कितना है? 700। ये मिक्स्ड इनकम है, कितना आएगा? एनडीपीएफसी इक्वल्स टू 5180। पहला। क्लियर? एनडीपी एट एमपी, मार्केट प्राइस, मैंने क्या सिखाया है? फैक्टर कॉस्ट, एफसी दिया हुआ है, एफसी से एमपी जाना है, क्या जोड़ोगे? सर एनआईटी जोड़ दो। जोड़ देते हैं। बस यही करना है। एनडीपी एमपी निकालना है, तो एनडीपी एफसी से एनआईटी जोड़ दो। नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है? एनएनपी एफसी। ठीक है, एनएनपी एफसी फाइंड आउट करना है, तो क्या करना होगा? एनडीपी एफसी हमारे पास है। अब देखो कैलकुलेशन किस तरीके से। एन अपने जगह में, नेट सही है। क्या करना है? हमें डोमेस्टिक से नेशनल में आना है, क्योंकि हमारे पास डोमेस्टिक है। डोमेस्टिक से नेशनल आने के लिए तुम क्या करोगे? सर एनएफआईए जोड़ देंगे, एनएफआईए जोड़ दो। एनडीपीएफसी में एनएफआईए जोड़ दो। ठीक है, उसके बाद क्या है? ये पीपी अपने जगह में, प्रोडक्ट सेम है, एफसीएफसी अपने जगह में सेम है। क्लियर है? नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है? एनएनपी एट एमपी। तो हमारे पास क्या है? एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी है, अब चेक करो। ये नेट है, क्या है? डोमेस्टिक से नेशनल में आना है, क्या करना होगा? सर एनएफआईए जोड़ दीजिए। प्रोडक्ट में सेम है। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में आना है, क्या करोगे? एनआईटी जोड़ देंगे। बस ये रैंडम सवाल था। एक ही तरीके से बहुत कुछ समझा जा सकता है, जो तुमने इस तरीके को लास्ट क्लास में सीख लिया है मुझसे। क्लियर है? तो ये था नेशनल इनकम। अब तुम लोग अच्छे तरीके से घर में और सवाल से प्रैक्टिस करना, डेफिनेटली सवाल बन जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट मेथड के साथ। थैंक यू।